हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और इतिहास पढ़ना लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, याद नहीं हो पाता है। तो आज के बाद से ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। और आइए जानते हैं इतिहास को पढ़ने का कुछ ऐसा तरीका जो आपको हम सिखाएंगे। उसके मदद से आप इतिहास को मतलब बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और कम से कम मेहनत में कम से कम आपको टाइम देना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप यहाँ पे ला पाइएगा। और इसका जो ज़रूरत पड़ता है कहाँ पे, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इतिहास एक बहुत ही ज़्यादा मेन विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। भले 2 4 5 ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछता ज़रूर है। और जिसकी तैयारी नहीं होती वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। और जो कि आप लोग देखते होइएगा अभी आजकल के एग्ज़ाम में 0.5 नंबर से भी स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। फिर भी 4 5 नंबर बहुत ज़्यादा है। किसी किसी एग्ज़ाम में 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, वो पैटर्न के अनुसार आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। और हर एक टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम एक नया तरीका बनाए हैं और वो तरीका का नाम है टाइमलाइन। टाइमलाइन जो है वो नंबर लाइन की तरह है। तो पहले क्लास 6 में जो हम लोग नंबर लाइन पढ़े थे उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए, इस तरह से हम लोग एक लाइन खींचते थे, बीच में रहता था 0। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते थे +1 +2 +3 इस तरह से होती थी ना, और ये आगे बढ़ते जाते थे। यानी कि जब हम लोग दाहिना जाएंगे तो चीज़ें क्या होगी, बढ़ते जाएंगी, यानी प्लस होती जाएगी। और जब हम लोग लेफ्ट आएंगे यानी बाएं आएंगे तो माइनस होती जाएगी, जैसे -1 -2 -3 इस तरह से। तो उसी तरह से इसी से हम इंस्पायर्ड होकर के हम एक नया तरीका बनाए हैं टाइमलाइन। और किसी भी इतिहास के किसी भी टॉपिक को, किसी भी राजवंश को और किसी भी साम्राज्य को आप टाइमलाइन पे रख दीजिए, आपको उसी समय हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। आइए हमको एग्जांपल से समझाते हैं। तो देखिए, टाइमलाइन पे क्या होता है कि हम पूरे इतिहास को रख देते हैं। और देखिए, इतिहास 2 भाग में है। इतिहास क्या है, 2 भाग में। पहला भाग हो गया भारत का इतिहास और दूसरा भाग हो गया विश्व का इतिहास। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत के इतिहास को 3 भाग में पढ़ते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ही क्या आ जाता है, स्वतंत्रता संग्राम 1947 ईस्वी तक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है और इतिहास कहते किसको है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इतिहास आखिर कहते किसको है। तो देखिए, हमारा जो इतिहास है, मानव का जो इतिहास है, वो तो करोड़ों अरबों साल पुराना है। वहाँ से हम लोग शुरू नहीं करते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल के इतिहास जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इतिहासकार उसी को इतिहास मानता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो, जिसको पढ़ा जा सका हो, या फिर कोई सबूत हो, जैसे कि कहीं से कोई खंडहर का अवशेष मिल गया हो, उसके अध्ययन के अनुसार हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि उस जगह पे उस शहर था, कार्बन डेटिंग आधार पर उसका कुछ डेट दिया गया कि वो इतना पुराना था, वहाँ से हमें गेहूँ मिला, चावल मिला, या फिर बर्तन के रूप में मटका मिला, जो भी चीज़ मिला हो, तो वो सब इतिहास है। तो वही को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको रामायण महाभारत इतने सारे ग्रंथ है उसको इतिहास बनाया जाए, तो वो सब सिर्फ किस्से कहानी है, उसका टाइमलाइन नहीं है। तो टाइमलाइन जिसका है वही इतिहास है। और टाइमलाइन पे आइए देखते हैं कि शुरू कहाँ से होती है। तो सबसे पहले तो एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। एक लाइन पे आप यहाँ पे रख दीजिए, जैसे यहाँ नंबर लाइन में रखते हैं 0, तो उसी तरह से रख दीजिए 0। अब देखिए कि अभी कितना चल रहा है, कितना ईयर चल रहा है, 2025 चल रहा है। 2025 चल रहा है, अभी चल रहा है 2025। तो आप जरा सोच के देखिए, ये जो 2025 है, ये कभी न कभी तो 0 से शुरू हुआ होगा 10 से शुरू। 1800 कभी बीता होगा, कभी 1700 बीता होगा, कभी 1200, कभी 1000, कभी 400 500, कभी न कभी तो 0 से शुरू हुआ होगा। और ईसा मसीह के जन्म से इसको माना जाता है। और ये अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसके आधार पे अभी पूरा दुनिया में इसको मान्यता मिला हुआ है। और इसी टाइप के बहुत सारे कैलेंडर हैं। किसी कैलेंडर में अभी 1800 चल रहा है, किसी कैलेंडर में 5000 चल रहा है, किसी कैलेंडर में 1700, लेकिन ये मान्यता प्राप्त है। और जो भी नंबर है उसकी शुरुआत कहीं न कहीं से होती है। तो ये 2025 है और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, 0 ईस्वी से। यानी कि 0 से शुरू होकर के 2025 साल ये गुजर चुका है।
तो अब जरा सोच के देखिए, जीरो से पहले भी तो कोई समय रहा होगा, उस समय भी तो इंसान रहते होंगे, उस समय भी तो भारत का कुछ इतिहास रहा होगा, दुनिया का कुछ इतिहास रहा होगा। और हमारा जो इतिहास है, पूरे पृथ्वी पर जो जीवों का इतिहास है, वो करोड़ों साल पुराना है। करोड़ों साल पुराने में से हमें बस सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 हजार साल का ही इतिहास हमें पढ़ना है, जिसका कि कार्बन डेटिंग के आधार पे कुछ प्रमाण मिला हुआ है, उसी के आधार पे हम लोग पढ़ना है। और सबसे जो प्राचीन चीज़ है वो है सिंधु सभ्यता, जो अब तक ज्ञात है। सिंधु सभ्यता, आप लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा, सिंधु सभ्यता। तो ये सिंधु सभ्यता कब था, है ना, सिंधु सभ्यता कब था? तो इसके कार्बन डेटिंग के आधार पे ऐसा कहा गया है कि 2400 BC में था। BC बोले तो बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो भी चीज़ बोलते हैं उसको बोलते हैं BC, यानी 2400 BC। तो 2400 BC कहने का क्या मतलब हुआ कि नंबर लाइन में 2025 से आइए जीरो तक, और जीरो से फिर से जाइए 2400 साल पीछे, यानी कि यहाँ से 2400 साल और यहाँ पे 2000 साल, 2000 और प्लस 2400, यानी कि 4400 साल पहले की कहानी है सिंधु सभ्यता। और ये जो सिंधु सभ्यता जो थी, तो वो उसका कुछ ना कुछ तो एरा होता है, कुछ ना कुछ तो टाइमलाइन होता है। तो 2400 BC से 1700 BC तक थी। कहाँ थी? 2400 BC से 1700 BC, 2400 BC से 1700 BC, 1700 BC। उसके बाद क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता जो था 2400 BC से 1700 BC, यह एक छोटा मोटा टाइमलाइन नहीं होता, ये बहुत बड़ा टाइमलाइन होता है। यानी कि 2400 माइनस 1700, यानी कि 4 दिन 700 साल, 700 ईयर्स, बहुत बड़ा समय होता है। इसके बीच में न जाने कितने लोग आए होंगे, गए होंगे, कितनी सारी टेक्नोलॉजी आई होगी, गई होगी, फिर से मानव एक नए समस्याओं का सामना करते हुए नए नए आविष्कारों के साथ आगे बढ़ता गया। और इसका जो विनाश जो था 1700 में, मतलब ये सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। वो एक नगरीय सभ्यता थी, और वो कैसे खत्म हो गया उसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। कोई भी सटीक अनुमान नहीं लगा पाया, कोई भी सटीक सबूत नहीं मिल पाया कि सिंधु सभ्यता जो था वो कैसे खत्म हुआ। लेकिन मान्यता प्राप्त है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि वो संभवतः बाढ़ के कारण, यानी कि फ्लड के वजह से सिंधु सभ्यता खत्म हो गई थी। एक और मान्यता है, जैसे अभी 2020 ईस्वी में जो कोरोना जो फैला था, कोविड-19, उसके वजह से कितने सारे लोग मर गए थे। उससे पहले भी अंग्रेज के समय में प्लेग फैला था, गांव का गांव, शहर का शहर के पूरे आबादी को सफाया कर दिया जाता था। तो वो सब जो चीज़ें थी, हो सकता है कोई महामारी आया होगा, पूरी आबादी तो ख़त्म नहीं हुआ होगा, मैक्सिमम आबादी ख़त्म हो गया होगा, और कुछ जो आबादी बच गया होगा वो माइग्रेट कर गया होगा, यानी कि वो उस जगह को छोड़ कर कहीं और चल गया होगा, कहीं और जाके बस गया होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो टाइमलाइन है 2400 BC से 1700 BC, यानी कि 700 साल तक के समय को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से सिंधु नदी के आसपास का जो समय था, जो क्षेत्र था, वही था, यानी कि पश्चिम भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस एरिया में जो सिंधु सभ्यता जो था उस समय वो सब विकसित हुआ था। और अभी हम लोग जो बिहार में है, बंगाल है, ये सब गंगा का ऐसा ही मैदानी भाग था। इस समय उस टाइम के कोई भी अवशेष नहीं मिलता है। अब देखिए 2400 से 1700, एक और टाइमलाइन आती है 1500 BC, 1500 BC। अब इसके बीच का जो 200 जो वर्ष था, उसका कोई भी अभी ठोस इतिहास नहीं मिला है। 1500 BC से लेकर के 1000 BC, इसको कहा जाता है वैदिक सभ्यता, या फिर वैदिक युग, वैदिक काल बोलिए, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल, वैदिक एरा। तो अब देखिए 1500 से 1000 BC, ये भी टाइमलाइन कम नहीं होता, ये सिंधु सभ्यता के बराबर है, 500 साल। और सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसका जो मेन जो पेशा था उसका था बिजनेस करना। वो विदेशियों के साथ बिजनेस करके समुद्र के किनारे बसा हुआ था अरब सागर के पास में, और विदेशियों के साथ में बिजनेस करके वो अपना जीवन यापन करता था। और उसकी जो सभ्यता का जो मतलब रहन सहन था, वो आजकल के जो हम लोग का जो शहरी जीवन है उसके बराबर में था। सिंधु सभ्यता हर एक चीज़ ओपन था, बिल्कुल ओपन, अंग्रेज के जैसा उस तरह था सिंधु सभ्यता। उसका तो वैदिक सभ्यता जब था वो एक ग्रामीण सभ्यता था। और अभी आजकल के जो गाँव में जो सिस्टम देखते हैं
वही सब वैदिक काल में भी दिखता था। जो वर्ण व्यवस्था जो थी वो सब वैदिक काल में ही थी। उसके बाद वैदिक काल 1000 ईस्वी में खत्म हो गया, 1000 BC में। उसके बाद एक और आता है जिसको कहा था उत्तर वैदिक काल, यानी उत्तर वैदिक काल। अब देखिए ये 600 BC तक आ गया। देखिए ये सब बात कब की हो रही है, आज से 2000 साल तो यहाँ आ गया, और 2000 से भी 600 साल पहले की बात हो रही है, उत्तर वैदिक काल। हम लोग को जो पढ़ना है अभी बस टाइमलाइन पर वो सब चीज़ को दर्शा देते हैं। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, उस सब का नक्शा देंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए उत्तर वैदिक काल 600, तो आप एक टाइमलाइन देखिए, 2400 से लेकर 1700 तक सिंधु सभ्यता थी, 1500 से 1000 तक वैदिक काल, 1000 से लेकर के 600 BC तक उत्तर वैदिक काल। उत्तर का शाब्दिक अर्थ मीनिंग होता है उत्तर मतलब बाद, तो वैदिक के बाद उत्तर वैदिक, ठीक है, 600 BC। अब देखिए 600 BC का समय जैसे ही आ गया, समाज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, और समाज के लोगों को मतलब कि कुछ ऐसे लोग आए जो कि सभी लोगों को डायरेक्शन देने लगे, सभी लोगों के ऊपर शासन करने लगे। छोटे मोटे जैसे कि ग्राम के प्रधान जो होते थे, मुखिया या फिर सरदार बोल सकते हैं, वो लोग होते थे। लेकिन उससे बढ़ के भी प्रधानमंत्री लेवल तक का कोई पहुंच गया। उस समय भी साम्राज्य विकसित होना शुरू हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में ही एक महाजनपद हुआ था, और 16 जैसे कि अभी भारत जो है 28 राज्य में बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, न जाने कितने सारे जो जितने भी सारे स्टेट हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, 28 स्टेट है। तो उस जमाने में क्या होता था, 600 BC के आसपास में 16 महाजनपद उसको कहा था, महाजनपद, 16 महाजनपद, जिसमें कि अंग था, अंग यानी कि भागलपुर था, उसमें से उसी में से एक मगध भी था। पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सबको मिला करके, अफगानिस्तान, ईरान, ये सबको मिला करके 16 जो स्टेट था वो एक यूनाइटेड था, और उसी में से एक था मगध। तो मगध साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 544 BC में। कब हो जाती है, 544 BC में हो जाती है मगध की स्थापना, मगध साम्राज्य। मगध का जो अपना एरिया था, अभी का वर्तमान का वाराणसी और कौशाम्बी यानी कि इलाहाबाद और बनारस का पूरा एरिया, ये पूर्वांचल एरिया, वही हो गया मगध। और आगे जाकर के मगध जो है पूरे भारतवर्ष पे शासन कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिसको आज अखंड भारत कहा सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इसके बाद अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया मिला करके ईरान तक जो था उसका शासन था। और वो क्या था, मगध साम्राज्य गुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो मगध जो था 544 BC में इसकी स्थापना हो गई थी। अब इसी के बीच में एक चीज़ और पढ़ते हैं, वो क्या था, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ क्या 563 BC में। अब आप लोग BC समझ रहे होंगे ना। और 540 BC में हो गया था जन्म किसका, वो हो गया था महावीर का जन्म हुआ था। ये सब का सब जो डेट है वो सब एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, तो आप लोग को पूरा इतिहास एक लाइन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 563 BC आप यहाँ पे लिखेंगे और वहाँ पे लिख देंगे गौतम बुद्ध। ये कौन हो गया, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। ये कौन हो गया, महावीर। महावीर का जन्म हो गया था 540 BC में। अब देखिए, तो 544 BC में आ गया। उसके बाद देखिए इसका जो शासन था 345 BC में मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। और यहाँ पे हर्यक वंश की स्थापना हुई थी मगध में 544 BC में। उसका मौर्य वंश 345 से लेकर के 185 तक चला था, 185 BC तक, 185 BC तक। चलिए जीरो को हम यहाँ कर लेते हैं। 185 BC आ गया मौर्य वंश। और उसके बाद 185 BC में क्या हो गया, हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण जो था वो सब बाहरी आक्रमणकारी जो था वो सब आ गया भारत में, आक्रमण कर दिया।
और मौर्य वंश को ख़त्म कर दिया। यानी मौर्य के बाद उसके बाद मौर्य वंश जो था ना ये अखंड भारत के रूप में था, और मौर्य वंश जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर से छोटा छोटा स्टेट बन गया, और उसके बाद दोबारा से जो मतलब जो दोबारा से जो अखंड भारत था वो दोबारा से काफ़ी साल के बाद बना। तो देखिए, तो 185 BC में मौर्य वंश का ख़त्म हो गया, उसका शुंग वंश आ गया, इसी के बीच में शिशुनाग वंश है। जब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ को, एक एक टाइमलाइन को, एक एक ईस्वी को हम आप लोगों को पढ़ा देंगे कि उस ईस्वी में ये चीज़ हुआ था भारत में। ठीक है, 185 BC आ गया। अब देखिए उसके बाद सीधे आ जाए 240 BC, 240 AD पे। यहाँ मान लीजिए ये है 0, ठीक है, 000। उसके बाद 240 AD में आ जाइए, 240 AD मतलब अन्नो डोमिनी, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि जिसको ईस्वी सन बोलिए, ईस्वी में ईस्वी सन बोलिए अपनी भाषा में। तो 0 के बाद 240, 1 से शुरू है ना, 1 2 3 4 करके 240 ईस्वी, 500 ईस्वी, 600 ईस्वी, 700 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2025 चल रहा है, आगे 3000 भी आएगा, 5000 भी आएगा, 10,000 भी आएगा, ये सब चीज़ आते रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग मतलब पढ़े लिखे युग में रह रहे हैं, तो ये सब का मतलब डेटा चलता रहेगा। तो अब जरा आप सोच के देखिए कि सिंधु सभ्यता के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हम लोगों जो थे, हम लोग ठीक से लिख पढ़ भी नहीं पाते थे। सिंधु सभ्यता में जो भी चीज़ लिखा हुआ पोस्टर में या फिर शिलालेख पे जो सब चीज़ खुदा हुआ है, उसका मीनिंग आज तक हम लोग नहीं समझ पाए कि वहाँ पे लिखा हुआ क्या है। ठीक है, वो एक चित्र भाषा थी। हम लोग पढ़ाएंगे जब चैप्टर 1 शुरू करेंगे, तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है। तो अब जरा सोच के देखिए, यही जो आप सोचिएगा यहाँ पर, वही आपका दिमाग को डेवलप करेगा और आपको मदद करेगा किसमें, इतिहास को अच्छे से समझने में। आप कोई भी टॉपिक समझिएगा, बस एक टाइमलाइन खींच लीजिए, आप वहाँ पे लिख लीजिए ये सब राजा इतना ईस्वी में आया था। ठीक है, 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। गुप्त वंश की स्थापना किया था, और ये लगभग 570 240 से लगभग ये 470 तक चला था, 470 तक चला था लगभग में। ठीक है, और गुप्त वंश के जो समय था, अभी का जो साउथ इंडिया छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी के जो अखंड भारत था वो गुप्त वंश उसका शासन करता था। और गुप्त वंश के समय में जो साउथ का जो भाग था, जैसे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सब साउथ का जो स्टेट था वो सब बटा हुआ था। तो उस सब के बारे में पढ़ाएंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग इस चीज़ को, बस आपको टाइमलाइन को समझना बेहद ज़रूरी है। और 470 BC आ गया, उसका फिर गुप्त वंश खत्म हो गया, उसके बाद फिर ब्राह्मण वंश आ गया। ब्राह्मण वंश आया तो फिर से भारत बहुत सारे टुकड़ा में बट गया। उसके बाद देखिए 570 AD में, 570 AD एक बहुत बड़ा एक जो पॉइंट, जैसे कि 0 ईस्वी एक बहुत बड़ा पॉइंट है हम लोग के इतिहास में, उसी तरह से 570 AD जो है, 570 ईस्वी जो है बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे इतिहास में। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म हो गया था। हजरत मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब का जन्म हो गया था 570 ईस्वी में, और 610 ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 610 ईस्वी में हीरा नाम की गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये कहाँ के थे, सऊदी अरब के। और इन्होंने 622 में मक्का से मदीना की यात्रा की थी, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है इस्लाम धर्म में। तो 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, और जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया, इन्होंने अपना ज्ञान को बढ़ाना शुरू किया, और इनके बहुत सारे अनुयायी बन गए। और एक भारत का जो इतिहास था या फिर विश्व का जो इतिहास था, एक क्रांतिकारी मोड़ ले लिया 610 के बाद, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम धर्म की स्थापना हो चुकी थी। और जितने भी लोग उसके इन्फ्लुएंस होते थे, उससे प्रभावित होते थे, सब लोग इस्लाम को स्वीकार करते थे, और स्वीकार करने के साथ साथ उसको फैलाते भी जाते थे। और वो इतना फैला कि पूरा दुनिया में उसका शासन हो गया इस्लाम धर्म का। और वहाँ पे बहुत सारे राजा हो गए। उस पर 610 में मतलब इस्लाम शुरू हो गया, और भारत में भी ये सब चीज़ें चलती रही। 712 में क्या होता है
712 में बस 100 साल पुराना जो धर्म था इतना मजबूत हो गया, इतना मजबूत हो गया कि वहाँ पे जो कबीले में रहते थे लोग, अरबवासी, तुर्कवासी, जो कबीले में रहते थे, मतलब कबीला मतलब टेंट में रहने वाले लोग जो थे, इतना समृद्ध हो गए इस इस्लाम धर्म के मतलब प्रभाव में आकर के। उससे उनको जो ताकत मिली, अपना एक मकसद मिल गया जीवन का, और वो लोग इतने ताकतवर बन गए कि अपने चारों दिशाओं में फैल गया। जितने भी लोग इस्लाम को मानने वाले थे उस ज़माने में, सभी लोग अपने आप को एक सैनिक समझा, और उसका एक सरदार होता था, और वो सरदारों का फिर कोई सरदार होता था, उसके डायरेक्शन में मतलब कि अरब के चारों इलाके में फैल गए। और उसी में से 712 में जो था वो भारत पे भी अरबों ने आक्रमण किया था, और वहाँ पे अपनी एक शाखा स्थापित कर ली। उस पर फिर से आक्रमणकारी आते गए, फिर से आते गए, और उसके बाद भारत एक इस्लामिक कंट्री बन गया, इस्लामिक देश बन गया। 712 से ये शुरू हो गया था कहानी। उसके बाद फिर उसके बाद क्या था, गुलाम वंश आ गया, खिलजी वंश आ गया, तुगलक वंश आ गया, सैयद वंश आ गया, लोदी वंश आ गया। लोदी वंश के बाद आ गया मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, ठीक है। तो मुगल वंश आ गया। मुगल वंश के बाद अंग्रेज आ गया। अंग्रेज आ गया, फ्रांसीसी आ गया, डच आ गया, पुर्तगाल आया। ये सब जो देश था वो सब आया। उसका फिर 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम मतलब चरम सीमा पे पहुंच गया, और एक समय आया 1947 ईस्वी, जिस समय कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, भारत के लोगों को देना पड़ा। भारत और पाकिस्तान का इसमें बंटवारा हो गया। तो हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, 2400 BC से 1947 तक। कहाँ तक, 1947 तक, 1947 तक। ये सब के बीच में एक लंबी कहानी मिलेगी आपको, और यही सब चीज़ हमको पढ़ना है। तो देखिए, एक छोटा सा क्लास आ गया, 20 मिनट के में हम आपको इतिहास का लगभग हर एक टाइमलाइन को आपको समझा दिए। अब आप लोगों को कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आप इस पे आप एक लाइन खींचेंगे, और जिसका टाइमिंग जहाँ पे है उस हिसाब से आप दर्शाएंगे हर चीज़ को, और फिर आपको इसको याद करने में बहुत आसानी होगी। चलिए, ये रहा आपका इतिहास का इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें हमने कुछ नहीं बताया, 0.5% भी नहीं बताया, लेकिन हमने आपको 100% बता दिया, आपको आइडिया दे दिया कि आप कोई भी चीज़ को, कोई भी वंश को आप एक टाइमलाइन पे लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुगल वंश हमको लिखना है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग क्या करिएगा, एक टाइमलाइन लिखिएगा, बाबर। उसके बाद बाबर का टाइमिंग क्या था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और ये सब का टाइमिंग आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस हिसाब से आप होगा क्या कि घटना का टाइमिंग याद रहेगा ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में, और उसके बाद से अंग्रेज जो थे 1707 के बाद से मतलब मुगल वंश को ख़त्म ही कर दिया, और उसके बाद अपना पकड़ बनाने लगा। औरंगजेब एक बहुत ही मतलब कि शक्तिशाली शासक था। उसका जो कोई भी शासक अपने भुजाबंद से थोड़े ना शक्तिशाली होता है, उसका जो नीति होता है उससे वो शक्तिशाली होता है। वो खुद थोड़े ज़्यादा कई युद्ध लड़ता था, उसका सेनापति युद्ध लड़ता था, डायरेक्शन उसका होता था, उसका बहुत सारे ऑफिसर होते, अधिकारी होते थे, उसके मंत्रीगण होते थे, वो सब उसको सलाह देते थे, और उन सलाहों में से निकाल करके जो बेस्ट सलाह होता था वो उसको इम्प्लीमेंट करवाता था। तो शक्तिशाली कहने का मतलब ये होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें हम लोग हर एक स्टेट का इतिहास पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी में, और यही तरीका अपना करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम मतलब ख़त्म कर सकते हैं आसानी से। तो ये रहा हमारा पढ़ने का तरीका। तो आप लोग इसको पढ़िए और आगे बढ़िए। ये सब चीज़ को हमने एक मास्टर नोट्स बनवाई है, तो आप लोग उस मास्टर नोट्स को मंगवा करके आप लोग ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी पीटी तक के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया।
आप इस पर कांटेक्ट कीजिए, आपके घर तक मास्टर नोट्स होम डिलीवर हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट का। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।